नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 6 में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रखरखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में अध्ययन किया था। हमने इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है अर्थात गति करती है तो वह सजीव है। पौधों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि गतिशील नवोद्भिद कुछ दिनों में वृद्धि करता हुआ मृदा को एक ओर ढकेलकर बाहर निकल आता है। लेकिन यदि इसकी अभिवृद्धि रुक गई तो ये गतियां संभव नहीं होती। कुछ पादप में तथा अधिकांश जंतुओं में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, जुगाली करती भैंस से झूले पर खेलते बच्चे, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। दिखाई देने वाली इन गतियों का संबंध हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए बदलाव के अनुक्रिया मानते हैं। शायद बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा की गई एक ऐसी कोशिश के रूप में भी देखते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में कुछ बदलाव उनके लिए लाभकारी हो। पौधे सूर्य के प्रकाश में वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन महीन टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन अच्छे प्रकार से ही हो सके। जब तेज प्रकाश हमारी आंखों पर फोकस किया जाता है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का अनुभव हो जाता है और इसके अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गतिशील करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी पूर्वक नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति पैदा होती है। जब हम कक्षा में अपने मित्रों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की बजाय फुसफुसाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे अलग अलग घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ना जाना चाहिए, जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए जो समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का इस्तेमाल इन समन्वय तथा नियंत्रण क्रियाकलापों में किया जाता है। जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह समन्वय तथा नियंत्रण तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की जरूरत है। हम कैसे महसूस करेंगे कि हर गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे चारों ओर के पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ग्रांद्रियों में उपस्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, जिह्वा, नाक आदि। ग्राही गंध का पता लगाते हैं, जबकि रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमकृतिक सिरे द्वारा उपचिरित की जाती है। एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकी तक पहुंचाया जाता है और तब तंत्रिका कक्ष से होते हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। अक्षोण के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का स्रावण कराता है। ये रसायन सिनेप्टिक दरार या रिक्त स्थानों को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग शुरू करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की एक साधारण सी योजना है। इसी तरह का एक अंतग्रंथन ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिकाओं से अन्य कोशिकाओं जैसे कि ग्रंथि या पेशी कोशिकाओं ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं के एक संगठित जाल से बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन कराने में विशिष्टीकृत है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के भागों को पहचानिए जहां सूचनाएं अपरिचित की जाती है, जिससे गुजर कर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह संवहन करती है तथा जहां इस आवेग को रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। क्रियाकलाप 1। थोड़ी सी चीनी अपने मुंह में डालिए। इसका स्वाद कैसा है? अपने नाक को तर्जनी अंगुली तथा अंगूठे से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए। इसके स्वाद में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? खाना खाते वक्त उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जो भोजन आप खा रहे हैं क्या आपको उस खाने का पूरा स्वाद मिल रहा है?
जब नाक बंद होती है तो क्या आप भोजन तथा चीनी के स्वाद में कोई परिवर्तन महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के परिवर्तनों के बारे में जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा विचार कीजिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी तरह की स्थिति से गुजरते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? पर्यावरण में इसी घटना के अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अचानक हुई क्रिया पर विचार करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे हटा लिया, या मुझे इतनी भूख लगी थी कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार सामने आता है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके बारे में सोचते नहीं, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में अनुभव नहीं करते हैं। फिर भी ये वो स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में समन्वय व नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से चर्चा करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपेट को छूना किसी भी जंतु अथवा हमारे लिए एक खतरनाक तथा दुराग्रह स्थिति है। हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम सोचें कि हमें आघात पहुंचा सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ पीछे हटा लेना चाहिए। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब विचार करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? उत्तर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसके बारे में हम पहले विचार कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग को पैदा करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। सोचना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अणुय क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तुस्थिति है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप में व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से मिलकर बने। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत ग्रहण करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार कर लेते हैं। निस्संदेह ये संकेत ग्रहण करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के अलग अलग भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश होता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुए और अगर हम यह सब करें तो इतना समय लगेगा कि शायद हम जल सकते हैं। शरीर की बनावट किसी तरह इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में विचार करने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो मांसपेशियों को गति कराती है, जो प्रक्रम आगम संकेतों के बारे में पता लगाने तथा तन अनुसार निगम क्रिया को करने का कार्य करता है, वह बहुत जल्दी ही पूरा हो जाता है। सामान्य तौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को निर्गत तंत्रिका तथा संबंधन आगत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? शायद सबसे उपयुक्त स्थान वही बिंदु होगा जहां सबसे पहले वे एक दूसरे से जुड़ते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क तक जाने वाले मार्ग में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, हालांकि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। ज्यादातर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का कार्य बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकतर जंतुओं में सोचने के लिए जरूरी जटिल न्यूरॉन जाल या तो अलप है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रकरण की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के पश्चात भी प्रतिक्रिया चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को ढूंढ सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश को फोकस करने पर होती है? मानव मस्तिष्क क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सोचने व विचार करने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल तंत्रिका संबंधन तथा क्रियाविधि होती है। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो हमारे शरीर का एक मुख्य संवेदन केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं ग्रहण करते हैं व इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी विचार करते हैं। लिखना, एक कुर्सी घुमाना, बात करना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क का भी पेशियों तक संदेश भेजने का कार्य यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्र पेशियों में संचार व संदेश भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र
सरलता प्रदान करता है जो मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं तथा मस्तिष्क से निकलने वाली कंपाल तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति देता है। जैसे आपको संभावना हो कि यह एक कठिन अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के अलग अलग भावों से जो विभिन्न निर्गत एवं आगत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 प्रमुख क्षेत्र या भाग होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें अलग अलग ग्राह्य से संबंधित आवेग सूचनाएं ग्रहण करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, देखने, सूंघने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। इसमें साहचर्य के क्षेत्र अलग अलग होते हैं जहां इन संबंधी सूचनाओं, अन्य ग्राहों से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में इकट्ठी की गई सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इन सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि सूचनाएं तथा अनुक्रिया प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारे टांग की पेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन सुनने और देखने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भर गया है, यह पता लगाने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र के बारे में अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि अलग अलग भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने शिक्षक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जो हमारा मन पसंद है तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय की धड़कन के बारे में यदि हम ना भी सोचे तब भी यह होगी। वास्तव में इनके बारे में चाह कर या सोच कर भी सरलता से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। क्या हमें भोजन पचाने के लिए या सांस लेने के लिए याद करना या सोचना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया है जैसे पुतली के आकार में बदलाव तथा कोई सोची समझी क्रिया जैसे कुर्सी की सकना के बीच में एक और पेशी और गति ग्रेड है, सेट है, जिस पर हमारे सोचने और विचार करने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन ऐच्छिक क्रियाओं में से कई पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क से नियंत्रित होते हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, वमन तथा लार आना पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाओं जैसे साइकिल चलाना, एक सीधी रेखा में चलना, एक पेंसिल उठाना आदि पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में उपस्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन तथा संस्थिति के लिए उत्तरदायी है। सोचिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम न करें तो क्या होगा। ये ऊतक रचित कैसे होते हैं? मस्तिष्क की भांति कोमल अंग जो अनेक प्रकार की क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियां के बक्से में उपस्थित होता है। बक्से के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क उपस्थित होता है जो प्रघात अवशोषक को उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमरे के बीच से नीचे ले जाए तो आप एक कठोर और भारी वाली संरचना को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी या केसरुकदंड मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? अब तक हम तंत्रिका ऊतक पर विचार कर रहे थे। यह कैसे सूचना इकट्ठा करता है, इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, सूचनाओं को संसाधित करता है और पेशियों तक की क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित व संचारित करता है। दूसरे शब्दों में जब गति या क्रिया संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे आसान धारणा यह है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति में परिवर्तन करके गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न यह है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति कैसे बदलती है? इसका उत्तर कोशिका अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही परिवर्तित कर देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीनों की नई अवस्था पेशी को नई आकृति प्रदान करती है। याद कीजिए जब हमने पिछली कक्षा में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब अलग प्रकार की पेशियां जैसे अनैच्छिक पेशियां तथा ऐच्छिक पेशी थी। इस चर्चा के आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं? पादपों में समन्वय। शरीर की प्रक्रियाओं
के समन्वय तथा नियंत्रण के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? जब हम छुई मुई के पौधों की पत्तियां छूते हैं तो वो मुड़कर बंद होना शुरू कर देती है तथा नीचे झुक जाती है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो तना ऊपर की ओर आता है तथा जड़ें नीचे की ओर जाती है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां छूने की अनुक्रिया से बहुत तेज से गति करती है। इस गति से पौधों की वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशा की गति वृद्धि के कारण होता है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तब यह कोई गति नहीं दिखाएगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दिखाते हैं, एक वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आओ पहले प्रकार की गति पर चर्चा करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधों की गति, क्योंकि इसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। पादपों को स्पर्श के अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, परंतु यहाँ कोई तंत्रिका उत्तक नहीं है और न ही कोई पेशिक उत्तक। फिर पादप कैसे छूने का सूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियों मुड़ती है और गति करती है? यदि हम विचार करें पौधों को किस बिंदु पर स्पर्श किया जाए और पौधों के किस भाग में गति होती है, तो यह आभासी है कि गति वाला बिंदु तथा स्पर्श वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः छूने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन माध्यम का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जंतु की तरह पादप में सूचनाओं के संचरण के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक उपस्थित नहीं होते। अतः संचरण के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक उपस्थित नहीं होते। अतः में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं की अपनी आकृति परिवर्तन कर लेने चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति परिवर्तित कर लेती है। परिणाम स्वरूप सिकुड़ने या फूलने में उनका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप पहाड़ या दूसरे पादप पर प्रस्थान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रस्थान स्पर्श के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रस्थान का वह हिस्सा जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रस्थान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में नहीं रहता। इस कारण प्रस्थान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। सामान्य तौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। प्रावरणीय प्रेरण जैसे गुरुत्व या प्रकाश पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा बदल देते हैं। ये अनुवर्तन या दिशिक गतियां उद्दीपन की ओर या इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो अलग अलग प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ इससे विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दर्शाते हैं। एक पौधे की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रहोर हमेशा ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर व विपरीत दिशा में वृद्धि करती है। यह जड़ तथा प्रहोर में क्रमशः अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी वृद्धि गुरुत्व या पृथ्वी के घिसाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्व अनुवर्तन जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जल अनुवर्तन तथा समय अनुवर्तन का क्या होगा? क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों को उदाहरणों के बारे में चर्चा कर सकते हैं? समय अनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है, जिसके बारे में हम और अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम के बारे में अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। आओ एक बार हम फिर चर्चा करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाओं का संवहन किस प्रकार होता है। छुई मुई में छूने की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर दिन और रात की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी धीमी होती है। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति तीव्र या मंद हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के इस्तेमाल के लिए कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले वे केवल उन्हीं कोशिकाओं
तक पहुंचे कि जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है, किंतु शरीर के प्रत्येक कोशिका नहीं। दूसरे एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग उत्पन्न होता है तथा संचरित होता है तो दोबारा नया आवेग उत्पन्न करने तथा उसे संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यवृद्धि को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ समय लगाएगी। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न तो उत्पन्न और न ही संचारित कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के बीच संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले के रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। क्रियाकलाप 2, एक शंकु फ्लास्क को पानी से भर लीजिए। फ्लास्क की गिरिया को तार के जाल से ढक दीजिए। एक ताजा छोटा मटर का पौधा तार की जाली इस प्रकार रखिए कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहें। एक और खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। फ्लास्क को बक्से में इस प्रकार रखिए कि वह बक्से का खुला हिस्सा खिड़की की तरफ जहां से प्रकाश आ रहा है के समान होना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। 2 या 3 दिन के पश्चात आप देखेंगे कि जड़ प्रकाश से दूर चली जाती है तथा प्रहर प्रकाश की ओर झुक जाता है। जब फ्लास्क को धीरे धीरे इस प्रकार घुमाइए कि प्रहर प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर मुड़ जाए। इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभरित छोड़ दीजिए। क्या जड़ और प्रहर के पुराने भागों में दिशा बदल दी है? क्या ये परिवर्तन नई वृद्धि की दिशा में? इस क्रियाकलाप में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? यदि एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक के निमंत्रित करना शुरू कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित डिटेक्ट करने के लिए साधन हो तो उनकी सतह पर एक विशेष प्रकार के अणुओं का इस्तेमाल करके वे सूचनाओं का विज्ञान रिकॉग्नाइज करने में समर्थ होंगे तथा इन्हें संचरित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत मंद होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेंगे तथा इसे अस्थायी तथा अपरिवर्ती बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतु द्वारा समझने एवं नियंत्रण के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दिखाते हैं। विविध पादप हार्मोन पादप के विकास, वृद्धि तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायक होते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विषम द्वारा ये क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आओ एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। क्रियाकलाप 2, जब वृद्धि करता है वह पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसको ऑक्सिन कहते हैं प्रहर के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायता करता है। तब जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा हो तो ऑक्सिन विकसित होकर प्रहर के छाया वाले भाग में पहुंच जाता है। प्रहर के प्रकाश की दूसरी तरफ छाया में ऑक्सिन का संदर्भ कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उद्दीपित करता है अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित व निर्देशित करता है और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से बीजों और फलों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोनों के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायक होते हैं। एबिसिक अम्ल वृद्धि का संवर्धन करने वाले हार्मोन का ही एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में शामिल है। जंतुओं में हार्मोन ये हार्मोन या रसायन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संवहन के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब ये विषम परिस्थितियों में होती है तो क्या अनुभव करती है? वे अपना शरीर भाग जाने के लिए या लड़ने के लिए तैयार करते हैं। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं जिन्हें नियंत्रित तरीके से बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के अलग अलग ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य पूरा करेगी। यद्यपि दौड़ना या लड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ समान तैयारियां शरीर के लिए लाभदायक बनाई जाती है। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को आसान बढ़ा देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी का शरीर अविकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर निर्भर होगा तो आगे आने वाली क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता तथा जरूरी परिवर्तित परिसर विहित हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोनों द्वारा मनुष्य के साथ साथ अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति के बारे में
जानने के लिए दिए गए चित्र को देखिए। एड्रेनलिन सीधा रक्त में स्थानांतरित तो हो जाता है और शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। त्वचा तथा पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। यह रक्त की दिशा को हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। पसलियां तथा डायफ्राम की पेशियों की संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को परिस्थिति से निपटाने के लिए तैयार कर देते हैं। ये जंतु हार्मोन स्रावी ग्रंथियां का भाग है जो हमारे शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण का दूसरा मार्ग है। याद कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो दिदिश वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। जंतु हार्मोन का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिदिश की वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने कभी किसी जंतु को गुरुत्व या प्रकाश पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते नहीं देखा है, परंतु यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी से नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। जैसे पौधे अपने शरीर पर अनेक स्थानों तक पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे या पेड़ पर अंगुलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी से अनुरचित होती रहती है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन जैसे कैसे सहायक होते हैं, आइए कुछ उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं। हम सबने नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित देखा है। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों जरूरी है? आवर्तु ग्रंथि को डायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए आयोडीन आवश्यक है। डायरोक्सिन से कार्बोहाइड्रेट वसन तथा प्रोटीन के आयोडीन आवश्यक है। प्रोटीन के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन बनाया जा सके। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना रहती है कि हम गोइटर से पीड़ित हो सकते हैं। इस बीमारी का मुख्य लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे दर्शाए गए चित्र में आवर्तु ग्रंथि की स्थिति से जोड़ सकते हैं? कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं या बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य महसूस हुआ है कि ये कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बुढ़ापन का कारण बनता है। क्लेक्टोपैथी दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में दिखाए गए अंतःस्रावी ग्रंथियों को पहचानिए। इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में दिखाया गया पुस्तकालय की पुस्तकों की मदद से एवं अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करके सारणी 1 में सूचीबद्ध कुछ अन्य ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। जब आप या आपके मित्रों की आयु 10-12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई आश्चर्यजनक अंतर देखे होंगे। या यह बदलाव यौन आरंभ से संबंध है क्योंकि मादा में एस्ट्रोजन तथा नर में टेस्टोस्टेरोन का स्तरण होता है। क्या आप अपने दोस्तों या परिवार में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में बहुत कम मात्रा में शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वे मधुमेह के रोगी हैं? इलाज के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है जिसका संश्लेषण अग्नाशय में होता है और जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि यह उचित मात्रा में निष्कासित नहीं होता है तो रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि यह इतना जरूरी है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की जरूरत है जिससे यह सब किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन की मात्रा और समय का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित डिटेक्ट कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक मात्रा में इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। जब रक्त में शर्करा कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव भी कम हो जाता है।